आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं सोहम कुमार स्वागत करता हूं सभी का सोहम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग होगा। ये जो वीडियो है यूज़फुल फॉर 10th टू मूविंग स्टूडेंट, 11 टू 12 मूविंग स्टूडेंट जिनको रिवाइज करना है, थर्डली जिनको जेई का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, एंड ये जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो भी आपको ग्रेजुएशन के में करने के लिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, जैसे कि BHU, DU, MU, AU, PU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, वाराणसी इंस्टीट्यूट, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी होता है जिससे कि आपको BSc या BA करना होता है। BA के लिए तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन जिनको BSc करना है और जिनको IIT और नीट देना है उनके लिए वीडियो सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि NCERT से बढ़ के कोई क्वेश्चन ना पूछा है ना पूछेगा। क्यों? बिकॉज NCERT इज़ द बाइबल फॉर केमिस्ट्री। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो शुरू करें, समझ गए? चलते हैं आगे, चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या कहता है, देखिएगा कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री क्या है? साइंस ऑफ मॉलिक्यूल है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? साइंस ऑफ मॉलिक्यूल है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट। ये जो साइंस है सिर्फ चंद 100 एलिमेंटों का नहीं, बल्कि उनसे बनाया गया लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल का है। ठीक है, ये बोला था रॉल्ड हॉफमन साहब ने। ठीक है, चलिए, केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या डील करता है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दीज एस्पेक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। इसको समझने के लिए अगर हम लोग बेसिक कंस्टिट्यूएंट पे जाएं, यानी कि एटम मॉलिक्यूल पे, तो बेहतरीन समझ में आएगा। और इस वीडियो की खास बात यह है कि आपको जो भी टॉपिक होगा उसका एक टाइम स्टैम्प दिया रहेगा कि हाँ, आपको इस टाइम के रेंज से इस टाइम के रेंज तक ये टॉपिक पढ़ाया गया है, फलना टाइम से चिलना टाइम तक ये टॉपिक पढ़ाया गया। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि टॉपिक शुरू कहाँ से हुआ। ठीक है, आपको जो इंपॉर्टेंस लगे वही पढ़िए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है 1 से लेकर के 1.5 घंटा के बीच में वीडियो बन जाए, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया हूँ, मुझे पता नहीं कितना देर में बनेगा। जब भी बन जाएगा उतना टाइमिंग जो होगा आपके लिए सफिशियंट होगा। आप उसको 2x पे ना देख करके 1x पे देखिए, क्योंकि मेरा खुद से आवाज़ पहले 2x है, मैं फास्ट बोलता ही हूँ, तो आप प्लीज़ इसको 2x पे ना देखें। ठीक है, हाँ, दोबारा जब आप पढ़ रहे होंगे यू कैन यूज़ 2x ऑडियो। ठीक है, चलिए 1.1 आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, शुरू करें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिएगा कि साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन इफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग अंडरस्टैंडिंग नेचर। साइंस क्या है? एक कंटिन्यूइंग ह्यूमन इफर्ट है, आदमी का एक इफर्ट है, एक सिस्टमाइज नॉलेज है, जिसके तहत हम लोग डिस्क्राइब करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं नेचर के द्वारा किए गए, नेचर में हुए प्रक्रियाओं को, नेचर के द्वारा किया गया जो भी आपको नेचर दिखा रहा है उनके बारे में जानना, उनको डिस्क्राइब करना ही साइंस का क्या है? कंटिन्यूइंग इफर्ट है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, समझिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस that studies the composition, properties and interaction of matter, and chemists are interested in knowing how chemical transformation occur। जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, इनमें जो है केमिस्ट का ज़्यादा ध्यान रहता है। केमिकल प्रिंसिपल आर इम्पोर्टेंस इन डाइवर्स एरिया। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सुबह उठने से रात के सोने तक केमिस्ट्री से जूझते रहते हैं। ईच एंड एवरी टाइम हम लोग केमिस्ट्री देखते रहते हैं अपने आसपास, जैसे कि वेदर पैटर्न हो गया, या ब्रेन का फंक्शन हो गया, या ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, या केमिकल इंडस्ट्री में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, अल्कली, एसिड, साल्ट, डाई, पॉलीमर, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल, एलॉय एंड देयर एंड अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। ये सभी क्या है? केमिस्ट्री के ब्रांचेज हैं जहाँ जहाँ केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी वाइड ब्रांचेज इसका। ठीक है ना, समझ रहे ना। उसके साथ साथ फूड पे, हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे, अदर मटेरियल जो कि इंप्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब केमिस्ट्री में प्रोवाइड करता है। सबसे खास बात, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो ड्रग जिंदगी बचाने में काम आता है, जैसे कि सिस्प्लेटिन और टैक्सोल जो कि कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है, और AZT एजाइडोथाइमाइडिन जिसका इस्तेमाल किया जाता है एड्स के विक्टिम को ओवरकम करने में। ये सभी क्या है? प्लांट और एनिमल के सोर्स से प्रिपेयर करके सिंथेसाइज किए गए। ठीक है ना, यानी कि विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल to design
and synthesize new material having specific magnetic, electric and optical property. अब जब चूंकि हम जान चुके हैं केमिकल प्रिंसिपल को, अब ये पॉसिबल हो चुका है कि हम लोग डिज़ाइन कर सकें, सिंथेसाइज कर सकें नया मटेरियल जो कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम डिसाइड करें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम डिसाइड करें और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी हम डिसाइड करें, वैसा मटेरियल क्रिएट किया जा सकता है। यानी प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक, जो कि आप लैपटॉप फ़ोन यूज कर रहे हैं, उसमें सुपर कंडक्टर कहाँ से आया? वो सब क्या है? जिसका कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कंडक्टिंग पॉलीमर्स हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया लार्ज स्केल पे, यानी कि या फिर मिनिचराइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट हो गया डिवाइसेस का। ये सभी क्या है? हमारे केमिस्ट्री का नया रूप है, जिसको कि हम लोग अपने मॉडिफिकेशन करके देखे हैं। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम टू वन, यानी कि नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं। देखिए, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आया था? इससे पहले तक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री क्या होता है। अब जो बात करने वाले हैं वह है नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का क्या नेचर है। देखिए, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह छेकता है, जिसके पास मास हो, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, उसके बाद क्या कहता है कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर 3 फिजिकल स्टेट का होता है, एक को बोलते हैं सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसेज। एक्चुअली ये तो 5 होता है, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना, उस तरह से आपका 2 होता है। ठीक है ना, जो कि क्या है आपका क्या है, हमारा 5 मैटर होता है, प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें कि हम लोग 3 मेनली पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड द पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। यानी कि सॉलिड टाइटली पैक्ड होता है और पार्टिकल के बीच काफ़ी कम स्पेस होता ही नहीं, समझिए तो। ठीक है, इन लिक्विड पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर एंड बट दे कैन मूव। ठीक है ना, वो मूव कर सकते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। However, in gases, the particles are far apart as compared to those of present in solid and liquid, and their movement is easy and fast. यानी कि हम लोग सॉलिड्स और लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। उसका एक रिवीजन रिकैप करवा रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना, चलिए अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट द डिफिनिट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालिएगा उसका वो शेप ले लेगा। अगला देखिए, गैसेज हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप, दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। मतलब एक गिलास खाली रखा हुआ है, वो गिलास खाली नहीं है क्योंकि उसके अंदर एयर मौजूद है, और एयर जो होता है पूरे के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब देखिए, हमने पढ़ा 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या इनमें कोई चेंजेस होती हैं क्या? क्या हम लोग सॉलिड से गैस में जा सकते हैं, गैस से लिक्विड में आ सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। इसको हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजेस करके हम लोग सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जा सकते हैं। जैसे कि सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड, यानी कि आइस को हीट किया तो वाटर, वाटर को हीट किया तो वाटर वेपर, वाटर वेपर को कूल किया तो वाटर, एंड वाटर को फिर कूल किया तो आपका बर्फ। यानी ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंज टू अ लिक्विड एंड लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू अ गैस। बस समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, और वेपर इन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ गैस और ऑन कूलिंग को लिक्विफाई द लिक्विड एंड लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग फ्रीजेज द सॉलिड। बस समझ में आ रहा है? ठीक है ना, एट द माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल की बात करें हम लोग, ठीक है, यहाँ बात समझ गए ना, कि हम लोग ठंडा करके गैस को फिर से लिक्विड और लिक्विड को फिर ठंडा करके फिर से हम लोग क्या करते हैं, सॉलिडिफाई कर देते हैं। ठीक ना, अब देखिए नया बात करते हैं, एट द माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल की बात करें तो मैटर को क्लासिफाई किया गया है एज अ मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, यानी कि मैटर 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है मिक्सचर, एक है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को 2 पार्ट में बांटा गया, एक है हेटेरोजेनियस, एक है होमोजेनियस। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में बांटा गया, एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। चलिए सर, देखिए आप, अ मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होंगे, कोई भी रेशियो में होंगे, यानी कि कोई रेशियो फिक्स इनका नहीं रहता है, विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, एंड अ मिक्सचर कैन बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अब बात करें होमोजेनियस की, तो इन अ होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे बात करें एक होमोजेनियस मिक्सचर की, तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसका कंपोनेंट जो है कंप्लीटली मिक्स हो चुका है। जैसे अगर चीनी पानी की बात करें तो चीनी पानी का एक बूंद अगर हम लोग बॉटम से उठाए तब भी, या एक बूंद टॉप से उठाए तब भी, या बीच से उठाए तब भी, अगर तीनों बूंद का कॉम्पोजिशन मिठास वही रहा, इट मीन्स दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि ये पूरे बल्क में काम करता है और पूरे बल्क को यूनिफॉर्मली क्या करता है, मीठा करता है। ठीक है ना,
या फिर यूनिफॉर्मली उसमें घुला रहता है। अगला देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, मतलब इसके विपरीत बात करें हेट्रोजीनियस की, तो द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड सम टाइम द डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व। कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट फॉर्म हो जाता है, लेकिन क्या होता है, कंपोजिशन जो होता है इनका यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं नीचे पूरा बालू आपको दिख रहा है और बीच में पूरा ऊपर पूरा साफ पानी है, समझ रहे ना, यानी कंपोजिशन इसका फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। जैसे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, ग्रेन एंड पल्सेज, सम डर्ट, ठीक है ना, ये सब, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड, जैसे कि सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्टरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डेस्टिलेशन, आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सब क्या तरीका है मिक्सचर को फिजिकली हटाना, सेपरेट करना। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंस। हमने बात करा मैटर दो टाइप का, एक मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस। हमने मिक्सचर में बात करा वो दो टाइप का, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। नाउ विल टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंस। देखिए प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो मिक्सचर से बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज दे हैव फिक्स कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस का क्या है, एक फिक्स कंपोजिशन है, जहाँ पे मिक्सचर का क्या होता है, कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होता है। मिक्सचर कैन बी इन एनी रेशियो, बट आपका जो प्योर सब्सटेंस है दे हैव अ फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो में वो कंबाइन होता है या आपको मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। जैसे हमने बात करा कि मैटर दो टाइप में, एक प्योर सब्सटेंस एक मिक्सचर, मिक्सचर दो टाइप में, एक हेट्रोजीनियस एक होमोजीनियस, उसी प्रकार प्योर सब्सटेंस दो टाइप में, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। बात करें एलिमेंट का, तो एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर किसी कोई मिक्सचर प्योर सब्सटेंस में जिसमें कि सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल हो, उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। एंड दिस पार्टिकल मे बी एटम और मॉलिक्यूल। ये जो पार्टिकल है या तो एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करें, जैसे कि देखिए सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी क्या करते हैं, सिर्फ एक टाइप का एटम रखते हैं। मतलब हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम होगा, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का ही एटम होगा। यानी सम एलिमेंट सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन सिंगल एटम held together as their constituent particle, whereas in some other two or more atom combine to give molecule of the element। जैसे समझिएगा, कुछ कुछ क्या करते हैं, एक अकेले रहता है, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम क्या है, अकेले अकेले रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ क्या है, अकेले फॉर्म एग्जिस्ट ना करके मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एक से अधिक एटम कंबाइन रहते हैं, जैसे देखिए N3 मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। O2 मतलब ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल साथ में रहता है। ठीक है ना, ये सब क्या है, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, समझ रहे हैं ना, ये सब आप जानते हैं एटोमिसिटी से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट जो आपका है व्हाट इज कंपाउंड। तो क्या कहता है कि व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड, जब अगर दो या दो से अधिक एटम किसी दूसरे एलिमेंट का कंबाइन करेंगे, देन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। समझ रहे ना, तो उसका मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि अमोनिया NH3 मतलब हाइड्रोजन का 3 एटम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन का 1 एटम तो फॉर्म आपका NH3 यानी कि अमोनिया। ठीक है, वाटर H2O 2 molecules of hydrogen reacts with 1 molecule of oxygen to form H2O। समझ रहे ना, ये सब क्या है, कंपाउंड हो गया, क्योंकि दो आपका एटम जो है डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, समझ रहे ना, इस तरह से कंबाइन हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं हम लोग कि द एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स एंड डेफिनेट रेशियो एंड दिस रेशियो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर कंपाउंड। मतलब आप अगर कोई चीज़ कहीं से लाए, पानी आप अगर पानी को उठाते हैं नदी से, नाला से, या रेन वाटर ले ले या RO वाटर ले ले, कोई भी पानी लेंगे, उस पानी में जो एटम का जो डिफरेंट एलिमेंट है उसका एक फिक्स रेशियो होगा, एक डेफिनेट रेशियो होगा, उसी रेशियो में पानी बन सकता है। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो 2:16 अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो अभी 2:1 ले रहे हैं, तो रेशियो चाहे वो पानी आप नाला से उठाएं या फिर पानी RO वाटर का हो या रेन वाटर का हो या समुद्र का हो, वो जो पानी होगा उसका जो जिससे बना हुआ है वो एक फिक्स रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ होगा। समझ गए, इरेस्पेक्टिव को कहाँ से उठाया गया है, आप उसका सोर्स क्या है उससे कोई डिपेंड नहीं करता है। पानी है मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 रेशियो होना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। एलिमेंट की बात करें उससे पूरा के पूरा हो सकता है कि प्रॉपर्टी चेंज कर जाए कंपाउंड का। जैसे बात करें, हाइड्रोजन क्या करता है, आग लगाता है, यानी कि आग लगता है ना उसे हाइड्रोजन से और एक पॉपअप साउंड निकलता है। ऑक्सीजन क्या करता है, आग लगाने में मदद करता है, लेकिन वही हाइड्रोजन वही ऑक्सीजन जो कि आग लगाता है, लगवाने में काम आता है, दोनों मिल करके आग बुताने में काम आता है, यानी कि H2O बन के। समझ रहे ना, यानी द कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन is water, a liquid, and it is interesting to note that कि hydrogen burned with a pop sound
एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन बट वाटर यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल और सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। आप कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप जब पढ़िएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देन आप समझिएगा कि किसी कंपाउंड को मॉलिक्यूल में तोड़ना इतना आसान फिजिकल मेथड से तो नहीं टूट सकता है, ठीक है, समझ गए। सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी जान लिया, हमने मैटर जाना, मैटर का दो पार्ट जाना, अब उसके बारे में उसके प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और उसका केमिकल प्रॉपर्टी को जानेंगे, साथ साथ उसको मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट को भी हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, जैसे कि कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, व्हाट इज जो भी होता है ये सब क्या है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी ऐसा प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। बिना सब्सटेंस के आइडेंटिटी या कंपोजिशन को चेंज किए जो प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिर सुनिए, बिना कंपोजिशन सब्सटेंस के चेंज किए अगर आप उस प्रॉपर्टी को मेजर या ऑब्जर्व कर सकते हैं देन दैट प्रॉपर्टी इज फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी का, एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड अ चेंज। केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए आपको उसमें चेंज चाहिए, वो चेंज चाहे गैस निकल के हो, दूसरा चेंज चाहे स्टेट का हो, तीसरा चेंज चाहे कलर का हो, ये सभी का चेंज होगा तभी आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, आपका बेसिसिटी, आपका कंबसिबिलिटी, ठीक है, एसिडिटी, सब क्या है आपका केमिकल प्रॉपर्टी है। आगे देखिए, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या है क्वांटिटेटिव है, यानी कि ना ही फिजिकल है ना ही केमिकल, क्या है क्वांटिटेटिव मेजर है, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग नंबर से नोट करते हैं, यानी कि 5 kg, 3 मीटर, 4 मीटर, ठीक है ना। आगे देखिए मेजरमेंट का दो सिस्टम है, एक है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है मेट्रिक सिस्टम। मैं आपको फालतू एक भी लाइन नहीं बताऊंगा, जो लाइन इंपॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है आपके लिए, आपके कन्वीनियंट के लिए। आप भी अपने बुक में उसी लाइन को हाईलाइट करिए, साथ में पढ़िए एनसीईआरटी, मज़ा बहुत आएगा, समझिएगा। देखिए, मेजरमेंट का दो तरीका है, एक है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। देखिए, हम लोग जनरली जो है मेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि बात करें तो देखिए क्या होता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, CGPM फ्रॉम कॉन्फ्रेंस जनरल डीप। आपका जो मेजरमेंट है वो पेरिस एकॉर्ड के तहत हुआ था, जिसके तहत आपको बताया गया था कि जैसे कि स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी है। और 7 ठो बताया गया था आपका बेस यूनिट, ठीक है ना, 7 बेस और बाकी डिराइव। वो क्या क्या है समझिएगा, जो आपका बेसिक क्वांटिटी है वो 7 है, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, आपका टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ यानी कि मीटर हो गया ऐसा यूनिट, मास यानी किलोग्राम ऐसा यूनिट, टाइम यानी कि सेकंड ऐसा यूनिट, करंट यानी कि एम्पियर ऐसा यूनिट, टेम्परेचर यानी कि केल्विन ऐसा यूनिट, आपका मोल यानी कि मोल ऐसा यूनिट, और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कैंडेला उसका ऐसा यूनिट। सिंबल देख लिए, मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, आपका कैंडेला, ये सब क्या है 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बेस है। इससे बाकी डिराइव किया है, इसे मान लीजिए आप निकालना है आपको वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मतलब लेंथ बाय टाइम, ठीक है ना। तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका मीटर, टाइम क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, हम लोग 2 या 2 से अधिक बेस क्वांटिटी को मिला करके एक तीसरा डिराइव क्वांटिटी निकालते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है, समझ गए। ये था आपका बेस यूनिट। उसका डिफिनीशन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना, बस यूं ही दिया रहता है ताकि आप समझ पाए कहाँ से आया। उसके बाद कुछ ऐसा यूनिट दिया गया, जैसे कि समझिएगा, जैसे कि 10 के पावर -24 तो योक्टो, 10 के पावर -21 तो जेप्टो। उतना तक याद नहीं करिए, बस आप याद रखिएगा फेम्टो तक, यानी 10 टू पावर -15 फेम्टो, 10 टू पावर -12 पिको, 10 टू पावर -9 नैनो, 10 टू पावर -6 माइक्रो, 10 टू पावर -3 मिली, 10 के पावर -2 सेंटी, 10 के -1 डेका, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा। यानी आपको जीगा तक याद रखना है और उधर ऊपर फेम्टो तक याद रखना है, ठीक है। इतना ही आपको इंपॉर्टेंट आएगा, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट मास एंड वेट। मास एंड वेट की बात करते हैं। मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। देखिए, मास क्या होता है कि कितना कुछ जो सब्सटेंस है उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। और वेट क्या है, फोर्स है। वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। मास कितना सब्सटेंस है उसमें मैटर कितना है वो बताता है, और वेट बताता है कि कितना फोर्स ग्रेविटी उस पर लगा रही है। यानी हम लोग जो वजन लेते हैं अपना, वी आर कैलकुलेटिंग वेट नॉट द मास, ठीक है ना। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर इट वेट में वैरी विद द चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी। समझ रहे ना, ग्रेविटी के चेंज से आपका वेट वैरी कर सकता है लेकिन मास रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। अब जानते भी हैं
मास का फॉर्मूला देखे होंगे, रेस्ट मास का m0/√(1 - m/b), पढ़े हैं ना ये सब, ठीक है, c/v करके, ठीक है। चलिए, द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। देखिए, एक आप देख रहे हैं इस तरह का एनालिटिकल बैलेंस है, इससे मास कैलकुलेट किया जाता है। क्या है? इससे आपका मास कैलकुलेट किया जाता है। आप जो फिजिक्स लेबोरेटरी देखे होंगे वहाँ पे एक बैलेंस रखा था, इसको बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल बैलेंस। उससे आपका मास डिटरमाइन किया जाता है, आपका नहीं, सब्सटेंस का, ठीक है ना। चलिए, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका, वॉल्यूम है जो यूनिट लेंथ क्यूब, मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का? मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? 3D जो स्पेस होता है जो आपको ऑक्युपाई करता है उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। स्पेस ऑक्युपाई बाय मैटर इज नोन एज वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो आपका कितना, कहाँ पे 1 kg का वैल्यू कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, ये सब जो है नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी कि NMI और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL तय करता है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट कि जैसे देखिए 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ही 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो इन द लेबोरेटरी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग? वॉल्यूम निकालने के लिए 3-4 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। एक का नाम है ब्यूरेटे, पिपेटे, ग्रेजुएट सिलेंडर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इस सब का इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूम निकालने के लिए, मास निकालने के लिए एनालिटिकल बैलेंस का, मास निकालने के लिए एनालिटिकल बैलेंस और वॉल्यूम निकालने के लिए ब्यूरेटे, पिपेटे और ग्रेजुएट सिलेंडर और आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका वॉल्यूम निकालने के लिए। कोई दिक्कत? समझ में आया? नाउ आगे चलते हैं हम लोग, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज आपका डेंसिटी। सो ऐसा यूनिट डेंसिटी क्या हो जाएगा? kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, समझ गए। नाउ नाउ विल टॉक अबाउट टेम्परेचर। देखिएगा, इन सभी में टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंटर कन्वर्जन काफ़ी जरूरी होता है। देखिएगा, देर आर 3 कॉमन स्केल, एक सेल्सियस, एक आपका फ़ारेनहाइट, दूसरा तीसरा केल्विन, जहाँ पे टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। जनरली द थर्मोमीटर ऑफ विथ सेल्सियस स्केल आर कैलकुलेटेड फ्रॉम 0 to 100। सेल्सियस स्केल जो होता है जिससे आप हम नापते हैं हम लोग फीवर, वो क्या होता है? 0 से 100 तक होता है। अच्छा, वेयर दिस टू टेम्परेचर आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ़ारेनहाइट जो होता है वो 32 से लेकर के 212 तक होता है, यानी कि 180 का बीच में यूनिट होता है, ठीक है। आगे देखिए, द टेम्परेचर ऑन 2 स्केल आर रिलेटेड विद द फॉर्मूला F = 9/5 डिग्री C + 32, ठीक है। और केल्विन स्केल क्या होता है? C + 273.15। जैसे देखिएगा कि सेल्सियस जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे फ़ारेनहाइट 32 होता है और वहाँ पे आपका जो केल्विन है वो 273.15 होता है। आपका बॉयल होता है जहाँ पे वाटर 100 डिग्री पे, वहाँ पे केल्विन होता है 373 और वहाँ पे वाटर फ़ारेनहाइट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ रहे हैं ना? ये आपका तीनों का कन्वर्जन है, जहाँ पे F = 9/5 आपका डिग्री सेल्सियस + 32 या C = 5/9F - 32 डिग्री और केल्विन क्या होता है? C डिग्री + 273.15 डिग्री। समझ गए? ये सब क्या आपका कन्वर्जन है आपका टेम्परेचर का। आगे बात करें तो देखिए क्या है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री C। जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री C के बिलो उसको बोलते हैं निगेटिव वैल्यू आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में 0 से नीचे पॉसिबल है, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन स्केल में निगेटिव टेम्परेचर नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। -10 केल्विन हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट। कहाँ चलते हैं हम लोग? अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट वाला टॉपिक पे। इसमें क्या आपका देखिए साइंटिफिक नोटेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमको साइंटिफिक नोटेशन क्यों चाहिए, क्योंकि देखिएगा कि हमें बहुत बड़े बड़े नंबर को डील करने पड़े। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ 602.2000000 करके कितना बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा नंबर को हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो हम लोग का जन्म लग जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में। हम लोग जो सहूलियत के लिए क्या कर लेते हैं, हम लोग उसको साइंटिफिक नोटेशन में डालते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे 232.508 है, हमने क्या करा, वो 2 पॉइंट आगे खसका दिए इसको लेफ्ट में, और जैसे ही आप 2 पॉइंट लेफ्ट में खसकाएंगे पावर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब 2 पॉइंट खसकाए हैं तो 10 के पावर 2, राइट में खसकाएंगे तो 10 के पावर -2 हो जाता है 2 पॉइंट खसकाने पे। कोई दिक्कत? समझ गए। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करें तो देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5.6 × 10⁵ इंटू 6.9 × 10⁸ करना क्या होता है कि आप इनको साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और पावर क्या होता है, इसे आप सुने होंगे फॉर्मूला x के पावर m इंटू x के पावर n क्या हो जाता है, x के पावर m + n हो जाता है। तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो 5 + 8 13, यानी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जुट जाएगा। वहीं अगर डिवाइड की बात करें तो पावर घट जाता है, यानी कि -3 -4, ठीक है ना। पावर क्या होता है? घट जाता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x के पावर m डिवाइडेड बाई x के पावर n = x के पावर m - n, पढ़ा होगा आपने।
ये फॉर्मूला पे डिवाइड और मल्टीप्लाई हम लोग को करना है। बाकी जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको साथ में ले लेंगे, बाकी जो पावर वाला टर्म है उसको एक साथ लेकर के ये वाला एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे। अगला आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, पहले तो आप इसको एक ऐसा तरीका से लिख लीजिए जिससे कि उसको एडिशन करना आसान हो, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको ऐसा रहा 6.65 और रहा 0696.32, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिए और जोड़ते जाइए। पॉइंट के सामने पॉइंट लिखने से क्या होगा, आपको गलती नहीं होगा और आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 9 पॉइंट लिख करके 10 के पावर यहाँ पे दे दीजिएगा -1, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, पॉइंट लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो सब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टॉपिक है, इतना में टाइम वेस्ट कर देंगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी आपका जो मेजरमेंट होता है उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होता ही होता है। इसमें दो टर्म आता है, एक होता है प्रिसीजन, एक होता है एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है समझिएगा, जैसे एक डाटा की बात करें, डाटा दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, तो आपका जो प्रिसीजन क्या हो और आपका जो एक्यूरेसी क्या होता है वो समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिसीजन क्या होता है, देखिए कि प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, कि आप जो क्वांटिटी ले रहे हैं उससे कितना क्लोज आप जा रहे हैं, दैट इज योर प्रिसीजन। एंड एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट, मतलब उसका आपका जो ले रहे हैं वैल्यू है पूरा एक्यूरेट है, दैट इज एक्यूरेसी। जैसे देखिए हमने लिया 1.95, हमने लिया 1.93, प्रिसीजन तो है लेकिन एवरेज कितना है 1.94। लेकिन अगर हमने लिया रहता 2.01 और 1.99, मतलब क्या हम लोग काफ़ी करीब है, तो हम लोग प्रिसाइज हैं और एक्यूरेट भी है। देखिए तो एवरेज निकाल के दो आ रहा है कि नहीं, यानी क्या है, वी आर एक्यूरेट ऑल्सो, ठीक है ना, समझ गया ना। चलिए आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे। क्या कहता है, सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। हम लोग उसको सर्टेनिटी पता होता है, हम लोग उसको नोन टर्म से जानते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए इसका 4 रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है, 4-5 रूल है, बताते हैं। पहला क्या कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जो भी आपका नॉन डिजिट जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। मतलब कि आपका ऐसा क्वेश्चन रहा 798 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ऐसा रहा अगर 0.009 तो इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा, सिर्फ 1 होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है ना, इसके पीछे का जीरो नहीं गिनेंगे, ठीक है। अगला देखिए, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब ऐसा अगर रहा 2, क्वेश्चन रहा 20005, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका सिर्फ 2 और 5 2 होगा, नहीं, इसका 2 2 4 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, क्योंकि ये जीरो बीच में है, ठीक है। अगला बात करें, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। अगर देखिए डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जीरो है तो आप उसको गिनिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर जैसे आपको बोल दिया जाए कि सीधे 100 बताइए, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर इन 100, तो 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग इसको नहीं लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहा 100.0 तो आपको बताना है कितना हो जाएगा, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर क्या कहता है कि काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका क्या होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब देखिए जैसे 2 बॉल, 2 का आप लिख सकते हैं 2.0000000, इसका तो सब जीरो हम लोग लेते हैं, तो कोई भी जो नंबर आप जानते हैं काउंटिंग नंबर, उसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर होता है जो आप काउंटिंग नंबर है वो, क्योंकि इसका जो नंबर हम लोग आगे तक लिख सकते हैं और आगे तक जितना भी लिखेंगे सब सिग्निफिकेंट फिगर में आता है, इसलिए इन्फिनाइट हो जाता है। कोई दिक्कत, समझ गए। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट में बताए थे आपको, कुछ नहीं करना है, आपको डेसिमल के सामने सारा पॉइंट को लिख देना है और एक साइड इधर पॉइंट जोड़ लीजिए, इधर जोड़ लीजिए और इसमें आपका काम हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है क्या कि डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए और पॉइंट जितना के बाद उतना बाद लिख दीजिए, समझिएगा। यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 के बाद, मतलब 2 1 3 के बाद लगाइए, मतलब जो आपका आंसर आएगा उसमें 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, समझ गए। पहले आप जो मल्टीप्लाई कीजिए तो आप पॉइंट भूल जाइए, भूलने के बाद देखिए कि पॉइंट के राइट साइड में कितना सारा नंबर था, सबको काउंट करिए और आंसर में उतने नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, मान लीजिए कि आपको निकालना है, राउंडिंग निकालना है, राउंड करने आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे समझिएगा, राउंडिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोला कि 49 रुपीज़ हुआ, ठीक है ना, चाहे आपको बोला दुकानदार कोई कि साहब आपको 51 रुपीज़ होगा, तो आप क्या बोलिएगा, सर 50 काटिए ना, 1 रुपये क्या काट रहे हैं, मतलब आप राउंड चाहते हैं, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री भी कभी कभी राउंडिंग खेलता है, तो क्वेश्चन ऐसा रहा 1.386, इसको आप क्या लिखिएगा, तो जब भी राइट मोस्ट में 5 से ऊपर रहे तो ये वाला टर्म जो होता है एक बढ़ जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1.39 हो जाएगा, बात समझ गए। दूसरा पॉइंट,
डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 इज प्रीसीडिंग नंबर नॉट चेंज। समझिएगा, ऐसा रहा 4.334, अगर ये 5 से कम है तो ये टर्म सिर्फ लिखा जाएगा, बाकी इस टर्म को हटा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 4.33। अगला देखिए, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, अगर बात करते हैं सिर्फ 5 ही आ गया तो क्या करेंगे, तो देखिए देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो चेंज नहीं करेंगे, ऑड नंबर है तो एक वाला पहले का टर्म हटा देंगे। एग्जाम्पल देखिए 6.35, 3 क्या है, ऑड है, ठीक है ना, तो रखेंगे, रखने के बाद क्या करेंगे, इसको बढ़ा के क्या लिख देंगे 6.4 लिख देंगे। लेकिन अगर रहता 6.25, 6.25 तो क्या है, इवन है, तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे 6.2। बात समझे, ये सब क्या था आपका राउंडिंग ऑफ। एंड लास्ट टॉपिक है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। वो क्या कहता है कि ऑफन while calculating there is a need to convert unit from one system to another, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट फैक्टर मेथड। जैसे समझिएगा कि 24 घंटा में कितना घंटा, मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, 24 घंटा में कितना, तो 24 गुना 60, एक दिन में कितना, तो 24 गुना 60, ठीक है ना, एक साल में कितना, तो 365 इंटू 24 इंटू 60, ठीक है ना। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, एक यूनिट मान लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट फैक्टर, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते जाते हैं। समझिएगा यहाँ पे जैसे आपसे पूछा कि हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन 2 days, 2 दिन में कितना सेकेंड, तो पहले आप बताइए एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा में कितना घंटा, समझ रहे हैं, 1 घंटा में 24 घंटा, 24 घंटा में एक दिन, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग को सेकेंड निकालना है, तो लिखेंगे क्या, 2 day, 2 गुने 24 घंटा, तो 24 घंटा में एक दिन, गुने 60 मिनट में 1 घंटा, तो 1 घंटा गुने 60 सेकेंड में 1 मिनट, ऐसे करके लिखेंगे तो हमें आएगा 172.172800 सेकेंड। ये क्या है आपका, हम लोग क्या करें इसमें यूनिट फैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ एक देखिए ना, नीचे देखिए ना, एक का इस्तेमाल करके हम लोग कर रहे हैं। एक दिन में 24 घंटा, तो 2 दिन में 48 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। ऐसे करके हम लोग यूनिट फैक्टर का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। चलिए तो अब नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। क्या चीज़ की बात करेंगे हम लोग, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे पहले हम लोग 32 मिनट या 33 मिनट ऑलमोस्ट लग गया हम लोग को बेसिक निपटाने में। नाउ विल ऑन 1.5 नंबर टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए हर एक केमिकल कॉम्बिनेशन, देखिए जो भी केमिस्ट्री में चेंजेज हो रहे हैं या केमिकल में आपका केमिकल जुड़ रहा है हट रहा है, सबके पीछे कोई ना कोई एक लॉज है, ठीक है। तो हम लोग उन लॉज को पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिनको दिया गया है एंटोनी लेवेजर द्वारा। वो क्या बोलते हैं कि इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये था मास के लिए। कुछ दिनों बाद जब प्रूफ हुआ तो हमने एनर्जी के लिए बोला कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट वाज लॉ फोर्थ बाई एंटोनी लेवेजर, ठीक है ना। इनका कहना था कि जो आप रिएक्टेंट में मास लेंगे, प्रोडक्ट बनने के बाद भी वही मास होगा, और अगर मान लीजिए रिएक्टेंट कम खर्चा हुआ तो साथ में आपका एक अनरिएक्टेड पार्ट ही बच जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है ना। समझ रहे ना, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास चेंज नहीं होना चाहिए, वो मास कंजर्व रहेगा इन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड आए लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, इनको दिया है जोसेफ प्रॉस साहब ने और कहा है कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। जो कोई भी कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट होगा उसका जो वेट का प्रोपोर्शनिटी होगा वो एकदम क्या होगा, फिक्स होगा। समझिएगा जैसे यहाँ पे देखिए नेचुरल सैंपल लिए थे कॉपर का, उसमें भी परसेंटेज कॉपर का 51.35 था, और बनाए भी कॉपर तो उसमें 51.25 था। ऑक्सीजन 9.74 था तो बनाया भी तो 9.74 था। कार्बन का परसेंटेज नेचुरल में 38.91 था तो सिंथेसिस में भी 38.91 था। मतलब आपको बोले इसका एक और नाम क्या कहता है कि दस इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स कहाँ से इसे मतलब नहीं है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन सेम प्रोपोर्शन। इसको इसलिए बोला था कभी लॉज ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, लॉज ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। नाउ टॉक टू थर्ड पॉइंट कहता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, इसको कि डाल्टन साहब ने दिया और बोला कि इफ़ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होता है, एक से अधिक कंपाउंड बनाता है, द मास ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर। जैसे देखिए और हम लोग CO बनाए और CO2 बनाए, मतलब कार्बन को फिक्स रखे और ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन लेकर के 2 कंपाउंड बनाए, तो देखिए कार्बन इसमें 6, ऑक्सीजन इसमें 16, इसमें 32, यानी कि रेशियो चेक करेंगे तो ये हमेशा सिंपल होल रेशियो यानी कि 1:2 में आ रहा है। समझ रहे ना, ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:2 पे होगा, यानी वही बता रहे थे वो कि अगर कोई दो एलिमेंट एक कंपाउंड से अगर 2 एलिमेंट मिलके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें अगर एक एलिमेंट को फिक्स कर दे तो सेकेंड एलिमेंट का जो मास होगा, सेकेंड एलिमेंट जो होगा
वो एक फिक्स मास में कंबाइन होगा। समझ गए? देखिए आप, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बना रहा है, जैसे देखिए H2 प्लस O बन के क्या हो रहा है, H2O बन रहा है, और H2 प्लस O2 बन के क्या बन रहा है आपका, H2O बन रहा है। तो इन दोनों केस में बात करें तो हाइड्रोजन का 2-2 ग्राम ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का एक जगह 16 ले रहे हैं, एक जगह 32 ले रहे हैं। यहाँ पे O2 ले रहे हैं, यहाँ पे O ले रहे हैं, लेकिन देखिएगा तो रेशियो कितना है, 1:2 ही है ना, देखिए ना 1:2 रेशियो है। यानी कि जो चेंजेज आप कर रहे हैं सेकेंड वाले में वो एक फिक्स रेशियो होगा, ठीक है ना, वो स्मॉलेस्ट होल नंबर में होगा, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट कहता है आपका गे-लुसैक यानी कि लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये क्या कहता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैस एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी गैस और कोई भी गैस ले लेंगे, उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखेंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। यानी व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो। अगर कोई गैस जो है केमिकल कम्बिनेशन कर रहा है या वो प्रोड्यूस हो रहा है या रिएक्शन कर रहा है, वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा अगर टेम्परेचर प्रेशर को सेम रखा है तो कोई भी गैसेज, ठीक है। इनका ये कहना था, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका एवोगाड्रो लॉ। वो क्या कहता है कि एवोगाड्रो लॉ प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ सेम टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम अगर लेते हैं हम गैस का सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, तो इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखता है। एवोगाड्रो लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम सेम ले किसी भी गैस का, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रखते हैं तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करता है। एंड एवोगाड्रो मेड अ डिस्टिंक्ट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो साहब एटम और मॉलिक्यूल के बीच में अंडरस्टैंड कर पाए, बता पाए कि क्या डिस्टिंक्शन है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उन्होंने बता पाया, ठीक है। चलिए, जैसे उनको नहीं पता था, ठीक है ना, मेन क्या है कि एवोगाड्रो थे एटम और मॉलिक्यूल की बात करने वाले थे, उस समय तक उतना क्लियर नहीं था, ठीक है ना, वो नॉट अभी जाके हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि वो एटम भी हो सकता है मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बात कर, देखिए एवोगाड्रो जो एक्सप्लेन किए थे वो क्या किए थे, हाँ, वो पॉलीएटॉमिक मान के किए थे, ठीक है ना, डायटोमिक नहीं, पॉलीएटॉमिक मान के उन्होंने करा था, ठीक है। ऑक्सीजन वेर कंसिडर्ड एज डायटोमिक एज रिकॉग्नाइज नाउ, लेकिन ऑक्सीजन को डायटोमिक हम लोग अभी माने हैं। हाउएवर द एबव रिजल्ट आर इजीली अंडरस्टेबल, तब हम लोग उसको जाके अच्छा से समझ पाए हैं कि इक्वल वॉल्यूम किसी भी गैस का लेंगे एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम उसका हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट 1.6 की बात करें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, देखिएगा कि ऑल दो द ओरिजिन ऑफ आइडिया, समझ में आया, 5 पहले समझ में आया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसैक लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ठीक है ना। क्या क्या बोला, समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा दोस्त एक और वापस से वीडियो देखिएगा, उम्मीद करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये समझिएगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोला कि मास एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का इक्वल रहेगा। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोला कि आप कहीं से भी सोर्स लाइए उसका जो रेशियो होगा फिक्स रहेगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोला कि अगर एक एलिमेंट ले रहे हैं, 2 एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहा है, एक अगर फिक्स है तो दूसरे का जो एलिमेंट का मास होगा वो एक सिंपल होल रेशियो में होगा। चौथा बोला आपका गे-लुसैक लॉ क्या बोला कि जब कंबाइन करता है गैसेज तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है, अगर मॉलिक्यूल बनाता है एक फिक्स वॉल्यूम में बनाता है, ठीक है, फिक्स आपका रेशियो में बनाता है, ठीक है। फिर पांचवा है एवोगाड्रो लॉ, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग इक्वल वॉल्यूम लेंगे गैसेज का, टेम्परेचर प्रेशर सेम रख के, तो कोई भी गैसेज ले उसका जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। वो क्या कहता है समझिएगा, ऑल दो द ओरिजिन ऑफ आइडिया डैट मैटर इज कंपाउंड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल एटोमियो, इसका मतलब होता है इन डिविजिबल, ए का मतलब इन और एटम का मतलब डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, ठीक है ना। यानी कि उनका कहना था कि जैसे कि डेमोक्रेटिस से कहना था कि एटम जो होता है डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, इनका भी वही कहना था, ठीक ना। तो देखिए इनका क्या क्या लॉज था, आपका जो एटॉमिक लॉ था, थ्योरी क्या था, समझिएगा। उन्होंने बोला कि मैटर जो होता है इंडिविजुअल एटम को कंटेन करता है। दूसरा क्या बोला कि ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम का जो हर एक एलिमेंट है सबका एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है और आइडेंटिकल मास है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, डिफरेंट एलिमेंट का डिफर एटॉमिक मास होगा। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब एटम डिफरेंट एलिमेंट का फिक्स रेशियो में कंबाइन करे तब। चौथा क्या बोला कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, यानी कि देर आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होगा, क्रिएशन या डिस्ट्रॉशन नहीं होगा, ठीक है। ये सब क्या था आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को प्रूव कर रहा था, कौन, डाल्टन थ्योरी का लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका 1.7 दैट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेज। देखिएगा, आफ्टर हैविंग सम आइडिया अबाउट टर्म एटम एंड मॉलिक्यूल इट इज अप्रोप्रिएट हियर टू नो अबाउट द एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। समझिएगा, एटॉमिक मास कहाँ से आया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा हम लोग इसको इसको डिटरमाइन कर पाए। हाइड्रोजन की बात करते देखिए, पॉलन जो था ना, एटॉमिक मास किसी एक के रेशियो में ले जाता था, वो एक किसको माना गया था, हाइड्रोजन को माना गया था।
हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्रली असाइंड एज अ मास ऑफ 1 विदाउट एनी यूनिट एंड अदर एलिमेंट वाज असाइंड मास रिलेटेड टू इट। जैसे होता है ना, जैसे हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो 500 ग्राम का जो बटखारा समझते हैं ना, या फिर जो लोहा का जो मटेरियल रहता है उसके वे, जिसको वे बोलते हैं, उस 500 ग्राम के वे के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जी लेते हैं। ठीक है, इधर 500 ग्राम, इधर सब्जी डालते गए उसके बराबर हो गया, समझेगा कि ये जो सामान हमने लिया है वो 500 ग्राम है, यानी कि आधा केजी है, समझ गए। यानी उसी तरह हम लोग जो मास लेते थे उस समय वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेते थे। ठीक है, अब देखिए एक नया सिस्टम आया जिसमें कि आइसोटोप कार्बन के 12 को लिया गया। इन दिस सिस्टम 12 आइसोटोप यानी कि C12 आइसोटोप ऑफ ए कार्बन इज एग्जैक्टली मास ऑफ 12 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि हम लोग AMU बोले। तो 1 एटॉमिक मास क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12। देखिए C12 लिए, मतलब C12 में कितना है आपका मास, आपका 12 आपका प्रोटॉन हो गया। तो 12 प्रोटॉन को और 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक का मास मिल जाएगा ना, एक एटम का मास मिल जाएगा। अरे एटम में क्या होता है, न्यूक्लियर प्लस प्रोटॉन होता है ना, तो C12 में N+P 12 हो गया। ठीक है, N+P 12 हो गया, अगर उस 12 को 12 से डिवाइड कर दे तो एक मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन को 1 का उसका रिलेटिव ना मान के हमने कार्बन के C12 का 1/12 पार्ट लेकर के उसको 1 यूनिट बोल दिया। ठीक है, और उस 1 AMU का मास निकला 1.6056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और हाइड्रोजन का मास कितना था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब खासा फर्क नहीं था, थोड़ा सा का अंतर था। ठीक है, अब देखिए जो आपका AMU है यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, उसको कभी कभी यूनिफाइड मास यानी कि U भी बोला जाता है। 12U इज इक्वल टू 12 AMU, उसमें कोई खासा अंतर नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट हटा करके यूनिफाइड मास बोल दिएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, समझ गए, आगे चलते हैं। अगला आता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। देखिए यूजुअली जो हम लोग मास के बारे में बात करते हैं कि कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, वो सब क्या है आपका एक एवरेज एटॉमिक मास है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका बहुत सारा आइसोटोप्स है। ठीक है ना, उन सभी आइसोटोप्स के मास को कंबाइन करके उसका एवरेज निकालेंगे तो आपका उस एलिमेंट का एग्जैक्टली मास मिल जाएगा। समझिएगा, जैसे C12, C13, C14, उसका रिलेटिव एबंडेंस इनटू रिलेटिव एबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से और डिवाइड करेंगे एवरेज से, उसको जोड़ देंगे सबको, सॉरी, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एग्जैक्टली मास मिल जाएगा उस एलिमेंट का। समझिएगा, जैसे देखिए 0.98892 क्या था, C12 का रिलेटिव एबंडेंस था, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका जो भी इधर था उसको मल्टीप्लाई कर दिए उसके एटॉमिक मास यूनिट से। यानी कि आपको टोटल क्या करना है, रिलेटिव एबंडेंस को मल्टीप्लाई करना है, इनटू करना है आपको एटॉमिक वेट से यानी कि AMU से। ठीक है, उसको सबको जोड़ देना है और फाइनली जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या था, कार्बन का 12, जो U होता है वो 12 आपको दिख रहा है। ठीक है ना, सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास फॉर अदर एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है ना, इस तरह से बाकी सब कैलकुलेट किया जाता है। नाउ अब जो टर्म आता है वो आता है मॉलिक्यूलर मास। इसकी बात करते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, समझ गए। एटॉमिक मास यूनिट क्या था कि पहले हम लोग हाइड्रोजन लेके चलते थे, हाइड्रोजन के मास को 1 बोल लिए और उसके रिस्पेक्ट में निकालते थे। अब क्या किया हमने, उसको चेंज करा और C12 के 1/12 पार्ट को मल्टीप्लाई करके बोला कि ये एक 1 एटॉमिक मास यूनिट है, 1 AMU इज दिस। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है ना, ये हम लोग कर दिए, समझ गए। चलिए अब देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास नाम से समझिएगा, मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो एटॉमिक मास है उसका सम, ठीक है, कितना प्रेजेंट है उसके सम को मल्टीप्लाई करने पर और जोड़ने पर क्या मिलता है आपका मॉलिक्यूलर मास। जैसे देखिए इट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ एटम। जैसे एक एटम लिए तो एक एटम का उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस किसी का 2 एटम लिए तो 2 एटम उसके मास से मल्टीप्लाई करके प्लस, ऐसे करके जो निकलेगा आपका क्या निकलेगा, आपका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। जैसे देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा, 12.011 U प्लस कार्बन का हो गया 4 इंटू 1.008 हाइड्रोजन का हो गया, क्योंकि 4 आइटम लिए थे हाइड्रोजन का, आपका आया 16.043 दैट इज 16 U बोल सकते हैं सिमिलरली। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास मोलर मास में कोई खासा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल या एटम या पार्टिकल, कुछ भी बोले। 1 मोल क्या होता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल बोले, एटम बोले, पार्टिकल बोले, आयन बोले, सब क्या है 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल ही बोल सकते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर मास को क्या बोला जाता है, मोलर मास। क्या बोला जाता है, मोलर मास। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, Na के बराबर होता है, दैट इज 6.022 × 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल, आयन, चार्ज, पार्टिकल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला मास की। यहाँ तक बात समझ में आया। नाउ विल टॉक अबाउट फॉर्मूला मास। ठीक है, फॉर्मूला मास की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा
सम सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड, जैसे देखिए कुछ सब्सटेंस जैसे कि सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, वो जो है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल तो अपना है नहीं, तो ईच इन सच कंपाउंड पॉजिटिव सोडियम और नेगेटिव क्लोराइड। जैसे देखिएगा NaCl की बात करें तो NaCl कोई अपना तो अलग अलग है नहीं, तो क्या है Na प्लस के फॉर्म में है और Cl माइनस के फॉर्म में है। हम लोग इसका ना मोलर मास नहीं निकाल सकते, उसको क्या निकालते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला मास। ठीक है, इसमें कोई खासा फर्क नहीं है, बस इतना क्या कहता है, द फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर मास एज इन सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट ए सिंगल एंटिटी। सॉलिड के फॉर्म में सोडियम क्लोराइड एक सिंगल एंटिटी के तौर पे नहीं दिखता है, वो Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में रहता है। तो उसमें उसका जो होगा हम लोग फॉर्मूला मास निकालेंगे, न कि मोलिकुलर मास। है दोनों सेम, लेकिन बस डिपेंड करता है कि आप मॉलिक्यूल लिए तो मोलिकुलर मास, और अगर कोई चार्ज ले रहे हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला मास निकालिएगा। सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना 35.5, तो 58.5 लिख रहे हैं। है ये मोलिकुलर मास है, लेकिन सोडियम चूंकि सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में आयन के फॉर्म में रहता है, इसलिए उसका फॉर्मूला मास हम लोग निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेज। क्या बात करने वाले हम लोग? मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास की बात करने वाले हम लोग। तो देखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेज। ठीक है, देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। एटम और मॉलिक्यूल जो होता है काफ़ी स्मॉल साइज में होता है, ठीक है ना। अरे इससे पहले का सारा बात क्लियर है ना आप लोगों को? जो भी मैंने बात बताया अभी तक क्लियर है? हम लोग 45 या 46 मिनट की क्लास ले चुके हैं हम लोग। क्या अभी तक सारा बातें क्लियर हैं? तो हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, ये समझिएगा, जैसे कि 1 दर्जन मतलब 12 केला, 1 स्क्वायर मतलब 20 आइटम, 1 ग्रोस मतलब 144 आइटम, 1 लीप ईयर मतलब 365 डेज। उसी तरह हम लोग अगर माइक्रोस्कोपिक की लेवल की बात करें तो एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, आयन, इसको कैसे निकालेंगे, बड़ा दिक्कत है, ठीक है ना। तो देखिए, इन एसआई सिस्टम की बात करें तो मोल सिंबल होता है MOL, वाज इंट्रोड्यूस्ड एज 7th बेस यूनिट। आप देख रहे हैं ना, 7th बेस क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया। तो व्हाट इज 1 मोल? तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, कितना सबस्टांस है, दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल और एंटिटीज एज देयर आर इन एटम, एग्जैक्टली 12 ग्राम। 12 ग्राम C12 आइसोटोप में कितना आपका एंटिटी, पार्टिकल या सबस्टांस कंटेन करता है, उसी को 1 मोल बोलते हैं। बात समझे? एक 12 ग्राम कार्बन C12 एटम में कितना पार्टिकल है, दैट इज 1 मोल। ठीक है, यानी द मास ऑफ कार्बन एटम इज 12, was determined by a mass spectrometer and found to be equal to 1.98 into power minus 23 kg या ग्राम। ठीक है, देखिए कार्बन का वेट कितना होता है 12 ग्राम, डिवाइड जब उसको किए हम लोग 1.992648, जब क्या निकाले, वो क्या था आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर से। हम लोग जब डिवाइड आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर आ गया था, हमने एक एटम का मास निकाला, दैट इज 1.992648 इंटू पावर माइनस 23, उसको डिवाइड कर दिया 12 ग्राम से, हमें जो मिला वो था 6.022 इंटू पावर 23 एटम्स या मोल या पार्टिकल या मॉलिक्यूल, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या था आपका, इस नंबर जो था बड़ा सा, इसको बोले हम लोग Na, इसको क्या बोले, एवोगाड्रो कांस्टेंट, क्योंकि एवोगाड्रो साहब दिए थे। दिस नंबर ऑफ एंटिटी इज 1 मोल। व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज Na पार्टिकल, सिंपल, 1 मोल इज Na पार्टिकल। सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज गिवन अ सेपरेट नेम नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट बाय द ऑनर ऑफ एमिडो एवोगाड्रो के ऑनर में इसको नाम दिया गया था Na। ठीक है, बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। मोलकुलर मास क्या था? मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास क्या है? 1 मोल का मास। और 1 मोल क्या है? वही 6.022 एटम या मॉलिक्यूल। बात समझे? चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। इतना बात समझ में आ गया? मोल क्या होता है? मोल इज नथिंग बट 6.022 एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल या चार्ज, ठीक है ना, या आयन। व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि किसी कंपाउंड में किसी एटम का, किसी एलिमेंट का कितना परसेंट है। जैसे H2 में बात करें, H2 में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, ये बात करने हम लोग आने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन में। देखिए, यानी कि मास परसेंट ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। हमने क्या करना है, पहले H2O का मोलर मास निकालिए 18, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2/18 गुने 100, ऐसा करने पे जो मास आएगा दैट इज मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, उतना परसेंट हाइड्रोजन उसमें होगा। जैसे देखिए, मोलर मास वाटर का 18, मास ऑफ परसेंट हाइड्रोजन का निकालना है तो 2/18 गुने 100, ऑक्सीजन का निकालना है तो 16/18 गुने 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है। ठीक है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे बात करना है आपको C2H5OH का, तो पूछ रहा है कार्बन का कितना मास है,
कार्बन का 2 आइटम तो 12 दूना 24 मास हो गया। 24 बाई टोटल मास कितना है आपका 46 है गुने 100, यानी कि 52.14% जो है कार्बन है इस C2H5OH में, समझ गए, इथेनॉल में। यानी आप मेनली क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 निकालिएगा, आपको परसेंटेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत। नाउ विल टॉक अबाउट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, देखिएगा, चलिए इसे समझिएगा। जैसे देखिए, और मान लीजिए आपको निकालना है कि एम्पेरिकल फार्मूला तो क्या होता है, देखिए कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम, ठीक है, वेट ए मिनट, हाँ समझिएगा, यहाँ पे क्या है, पहले तो मास परसेंट को ग्राम में कर लीजिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ ना, आप समझिए, मान लीजिए ग्राम में ही दिया हुआ सीधे, तो आपको करना क्या है कि कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल, यानी कि आपको मोल क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास। व्हाट इज मोल? मोल इज मास ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास, या वॉल्यूम ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, या नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na, ठीक है, ये सब क्या है, मोल है। तीनों फॉर्मूला आपको याद हो गया, समझ गए। अब देखिए हाइड्रोजन का मोल निकालना है तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है, यहाँ पे आ गया 4.04। इस तरह से पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ ना, मान लीजिए आपको ऐसा दिया रहता कि मास ऑफ आपका जो मोल हाइड्रोजन का वो 0.4404 है, मोल ऑफ कार्बन इतना है, मोल ऑफ क्लोराइड इतना है, आपको निकालना है। देखिए मोलर मास जानते हैं ना, उसका छोटा फॉर्म होता है इम्पेरिकल मास, ठीक है, इम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलर फॉर्मूला बड़ा हो गया, इम्पेरिकल फॉर्मूला से छोटा हो गया, मतलब उसको हम लोग रेशियो निकाल लिए, देखिएगा। अब क्या करना है, देखिए तो ये 4.04, 2.02 और 2.02 में सबसे छोटा कौन है, 2.02। अब चाहिएगा तो सबको काट सकते हैं इससे, इसको 1 टाइम्स, इसको 1 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स। अगर सबको 2.02 से डिवाइड कर दे तो ये 2:1 के रेशियो में आ गया ना। अब देखिए टर्म के लिए थे हम लोग, लिए थे हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोराइड, कितना आया 2:1:1, ठीक है ना। अब देखिए यानी जो आपका फॉर्मूला हो गया उसको क्या हो गया 2:1:1, मतलब कि सी तो एक ही रह गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन 1 हो गया, यानी कि CH2Cl क्या है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है, क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला है। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला को लिखना चाहते हैं मोलर फॉर्मूला में तो करना क्या है आपको, देखिए मोलर मास क्या निकालें आप, देखिए आपको जानते हैं CH2Cl, ठीक है ना, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है 49.48, इसका मोलर फॉर्मूला कितना है 98.96, डिवाइड करने पर आया 2। अब जो 2 जो आए ना, 2 को सब में मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका निकल जाएगा मोलकुलर मास। 2 को उठाया मल्टीप्लाई किए तो C2H4Cl2, ये क्या आपका मोलकुलर मास। और आपका जो उसका जो आधा था क्या था आपका इंपेरिकल मास था, समझ गए ना। इंपेरिकल मास निकालने क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, मोल का सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो के अकॉर्डिंग लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अब जो मोलर मास दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे आपका इंपेरिकल मास से, वहाँ से जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को अगर उठा करके इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर एलिमेंट में तो आपका निकल जाएगा आपका मॉलिकुलर मास, ठीक है, समझ गए। चलिए अब जो है हम लोग इसका पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, जो कि होगा स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक आपका कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले अब क्या स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में। इससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, फिर हमने देखा मैटर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा, मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है कि नहीं, फिजिकल क्वांटिटी देखा, बेस यूनिट क्या है, डिराइव यूनिट क्या है, फिर मास और वेट का डिफिनेशन देखा, वॉल्यूम देखा, डेंसिटी देखा, टेम्परेचर देखा, फिर क्या देखा था, हाँ साइंटिफिक नोटेशन देखा था, राउंडिंग ऑफ देखा था, ठीक है ना। फिर हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक ना। फिर हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। फिर हमने डायमेंशनल एनालिसिस की बात करी, कैसे होता है यूनिट फैक्टर। फिर लॉज के बारे में बात करा, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, गेल-लुसेक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फिर हमने देखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैसे उन लोगों को प्रूफ करता है उसके बारे में देखा हमने। फिर हमने देखा एटॉमिक आपका जो एटॉमिक मास होता है क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। फिर हमने लास्ट अभी देखा है फिर आपका परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। अब जो देखने जा रहे हैं वो है क्या आपका स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। देखिए जो वर्ड आया है स्टोइकियोमेट्री वो डिराइव हुआ है 2 वर्ड से, एक होता था स्टैकियोन जिसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजर। यानी स्टोइकियोमेट्री दस डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास, क्या करता है ये कैलकुलेशन ऑफ मास करता है, समटाइम्स वॉल्यूम ऑल्सो, कभी कभी तो वॉल्यूम को भी देखता है, ऑफ अ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में उनको ये देखता है, ठीक है। चलिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ठीक है ना,
देखिए हम लोग को पहले जानना है बैलेंसिंग के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले ये जाने कि कितना रिएक्टेंट ले कितना प्रोडक्ट, उससे पहले बैलेंसिंग इज मच मोर नेसेसरी, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहा, मान लीजिए कि CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, यानी क्या है आपका यहाँ पे सब गैसीय स्टेट में है, ठीक है ना। यानी कि कार्बन का देखिए यहाँ पे देखिएगा रिएक्टेंट साइड देखिएगा, एक कार्बन, प्रोडक्ट में भी एक कार्बन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 है ना। यानी क्या है, बैलेंस है। रिएक्टेंट में जितना आइटम कार्बन का है, प्रोडक्ट में भी उतना ही आइटम कार्बन का है। रिएक्टेंट में जितना आइटम हाइड्रोजन का है, उतना ही रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का है। जितना रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का आपका रिएक्टेंट में है, उतना ही आपका प्रोडक्ट में है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी इसे मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा आपको कि C3H8 + O2 = CO2 + H2O, तो देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिएगा क्या हो गया। यहाँ पे गौर करने पे क्या आपको दिखेगा कि यहाँ पे C का 3 मॉलिक्यूल है, यानी कि 3 आइटम ऑफ कार्बन, यहाँ पे एक आइटम बन रहा है। मतलब हमको पहले क्या करना होगा कि एक 3 लिख करके पहले तो कार्बन को बैलेंस कीजिए। अब देखिए कार्बन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब हमारा मेन प्रायोरिटी है कि हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना। 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें आपका कार्बन 3, तो कार्बन 3 बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 8, तो हाइड्रोजन 8 बैलेंस हो गया। बच गया ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 × 6 और 4 10, और यहाँ कितना है, सिर्फ 2, तो 5 × 10। मतलब अगर हम रिएक्टेंट साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दे ऑक्सीजन वाले साइड, तो विल गेट अ गुड बैलेंस रिजल्ट। मतलब कि यहाँ पे देखिए कार्बन 3, तो प्रोडक्ट में भी कार्बन 3, हाइड्रोजन 8 रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 8, और ऑक्सीजन 5 रिएक्टेंट 10 रिएक्टेंट में, तो 10 प्रोडक्ट आपका ऑक्सीजन प्रोडक्ट में। यानी क्या है, यहाँ पे ये पूरा पूरी बैलेंस हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मीथेन क्या है, CH4 जो आपको दिख रहा है मीथेन, आपको मीथेन एंड डाइऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। आपका मीथेन और डाइऑक्सीजन क्या था, रिएक्टेंट था, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा था क्या था, प्रोडक्ट था। यानी कि ऑल द रिएक्टेंट एंड देयर प्रोडक्ट आर गैसियस इन द अबव रिएक्शन एंड इंडिकेटेड बाय अ लेटर G। देख रहे ना, CH4G, 2O2G, CO2G एंड 2H2OG, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट जो है 2 जो लिख रहे हैं हम लोग O2 के सामने या H2O के सामने, इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो आप लीडिंग कोफिशिएंट लगा रहे हैं ना बैलेंस करने के समय, जो आप कोफिशिएंट लगा रहे हो क्या आता है, किसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे कि लिखा हुआ था, ये रिएक्शन जो था उसमें क्या है समझिएगा, इसमें कि 1 मोल CH4 का रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन से, तब जाके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बनता है। फिर क्या बोले, 1 मॉलिक्यूल CH4 का रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से, तो 1 मॉलिक्यूल बनता है CO2 का और 2 मॉलिक्यूल बनता है H2O का। या बोले देखिए चारों टर्म को रिलेट कर दिया है, मोल से भी बोल सकते हैं उस बात को आप मॉलिक्यूल से बोल सकते हैं, उस बात को आप वॉल्यूम से बोल सकते हैं, उस बात को आप मास से बोल सकते हैं। तो देखिए फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 22.7 लीटर CH4 रिएक्ट विथ 45.4 लीटर O2 टू गिव 22.7 लीटर CO2 एंड 54.5 लीटर H2O। या उसी को ऐसे बोलिए कि 16 ग्राम CH4 रिएक्ट विथ 32 यानी 64 ग्राम O2 टू गिव 44 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम H2O। समझ गए। मतलब हम लोग मोल में बात करें, मास में बात करें, मॉलिक्यूल में बात करें, वॉल्यूम में बात करें, क्योंकि अब सब टर्म को हमने रिलेट कर दिया है, तो उसमें कोई खासा फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। फ्रॉम दिस रिलेशनशिप क्या समझ में आया कि मास, मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। यानी कि मास और वॉल्यूम का होता है, डेंसिटी होता है। ये सब आपको इसमें देखने को मिला। समझ गए। ये तो बात हो गया कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूरा जो है मिल जाता हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना। अब क्या बात करने वाले, लिमिटिंग रीजन की बात करें, ठीक ना। देखिए लिमिटिंग रीजन क्या होता है कि व्हेन द रिएक्टेंट आर नॉट प्रेजेंट इन द अमाउंट, ठीक है ना। जब रिएक्टेंट जो हो अमाउंट में प्रेजेंट ना हो, समझ रहे ना। मेनली किससे बात करने वाले हम लोग, मेनली जो बात करने वाले हम लोग करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट की, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रीजन एक कॉन्सेप्ट का होता है कि व्हेन द रिएक्टेंट आर नॉट प्रेजेंट इन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट उतना अमाउंट में प्रेजेंट ना रहा, इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस ओवर द अदर। एक रिएक्टेंट क्या होता है, बच जाता है पूरी। ऐसा मान लीजिए कि आप जैसे इक्वेशन देखे थे CH4 + O2 करके था, उसमें ऑक्सीजन कम खर्चा यानी कम ऑक्सीजन रहता, तो CH4 तो कम ही ना रिएक्ट कर पाता। समझ रहे ना कि एक की वजह से, एक जो कम मात्रा में है उसकी वजह से जो ज़्यादा मात्रा में वो बच जाएगा, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट गेट कंज्यूम्ड, पूरा कंज्यूम हो जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस वाट एवर विद द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट। अब 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और एक बहुत ज़्यादा एक बहुत कम है, तो बहुत कम वाला खत्म हो जाएगा, तो ज़्यादा कितना भी उससे कोई फर्क पड़ेगा, रिएक्शन तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। हेंस द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म
एंड इज देयर फॉर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए? जो आपका जो रिएक्टेंट होता है जो कंज्यूम हो जाता है वो प्रोडक्ट को लिमिट कर दिया कि इससे ज़्यादा तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता क्योंकि हम तो अब खत्म हो गए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोले कि आपको रोटी सब्जी खानी है और सब्जी दे 2 रोटी की और रोटी दे दे 5, तो 2 रोटी में आप सब्जी खा लिए तो अब आप क्या कर सकते हैं? खाली सूखी रोटी खा नहीं सकते हैं। तो क्या बोले, हमने खाना खाया अकॉर्डिंग टू सब्जी, क्योंकि सब्जी खत्म तो रोटी क्यों खाए आप, ठीक है ना। आपका रिएक्शन होगा ही नहीं, खाना आप खाएंगे ही नहीं। तो मेनली डिपेंड करता है उस सब्जी पे। सब्जी ज़्यादा और रोटी बराबर बराबर होता तो आप रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट बनाते, पूरा खाते, ठीक है ना। रोटी घट जाती, सब्जी बच जाता, फिर भी आप नहीं खा पाते, ठीक है। अब ये नहीं कि सर हम तो रोटी काचे खा लेंगे, सूखा खा लेंगे और सब्जी तो पी ही जाएंगे हम, ऐसा नहीं कहिएगा। मतलब एग्जाम्पल समझा रहे थे आपको, ठीक है ना। समझ में आया? नाउ विल टर्न अबाउट लिमिटिंग रीजन। तो समझ में आ गया, ये सब बात समझ में आ गया कि कौन खर्चा हो जाएगा, क्या पे हो जाएगा, ठीक है ना। एक जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पूरा के पूरा क्वेश्चन भी कर लेंगे एग्जाम्पल के साथ साथ, पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। फिलहाल हम लोग वन शॉट पढ़ रहे हैं पूरा मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। इतना बातें समझ में आया तो बोलिए आगे चलते हैं। चलें, अब जो बात करने वाले हम लोग, ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे वो होगा आपका रिएक्शन इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में जो रिएक्शन होते हैं उनके बारे में, कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन। फिलहाल हम लोग का 1 घंटा पूरा हो चुका है। नाउ विल डील विथ 1+, 1 घंटा प्लस की बात करें तो रिएक्शन इन सॉल्यूशन हम लोग किससे बात करने वाले हैं? रिएक्शन इन सॉल्यूशन में देखिए कि अब मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन द लेबोरेटरी आर कैरिड आउट इन सॉल्यूशन। जो भी रिएक्शन मेजॉरिटी में होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। देन हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म सॉल्यूशन। तो अमाउंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, कितना सॉल्यूशन में कितना है उसको कैसे पता करेंगे, ठीक है। उसके लिए आता है कंसंट्रेशन टर्म। क्या आता है? कंसंट्रेशन टर्म। इसके बारे में आप डीपली पढ़िएगा क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन में, जिसका वीडियो इसके बाद आएगी, ठीक है। साथ में उसका वीडियो भी आ जाएगी, क्योंकि जो बच्चे मेरे से पटना यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं अलग से, ठीक है ना, वो जानते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट के बाद मैं सोल्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। आपको भी जानकारी चाहिए कोई इंट्रेंस एग्जाम की तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं 7488654738। इसमें कि पूरा के पूरा कोर्स चलाया जा रहा है। कोई भी आपका इंट्रेंस का एग्जाम हो, BHU, DU, PU, पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोई भी एग्जाम हो, आपका उसका कोर्स चल रहा है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना पड़ेगा, और फिजिक्स पढ़ेंगे आप कृष्णाकांत सर से, ठीक है, मेरे मित्र हैं, उनसे पढ़वा देंगे आपको, ठीक है ना। हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए 4 टर्म डिफाइन किए गए। एक है मास परसेंट और वेट परसेंट, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलरिटी, चौथा है मोललिटी। लेकिन जब आप पढ़िएगा सॉल्यूशन में आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, आपका PPM यानी कि पार्ट पर मिलियन, बहुत सारा टर्म आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आप 4 पढ़िए, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोललिटी। देखिए मास परसेंट क्या है? इट इज ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कितना सॉल्यूट डाले, सॉल्यूशन का मास कितना है, गुने 100 करिएगा तो निकल जाएगा मास परसेंट, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ है? आप जब चैप्टर पढ़िएगा सॉल्यूशन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो जल्द आएगी, 1 या 2 दिन बाद, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन में हमको निकालना है मोल A का कितना मोल है, तो बताइए उसमें क्या होगा? A का हो सकता है, उसमें B भी हो सकता है, उसमें C भी हो सकता है। तो सब का मोल को एक जगह नीचे लिख करके मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए और ऊपर से क्या रखिएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। सबको जोड़ दीजिए, समझिएगा। मतलब Na इज इक्वल टू, मतलब Na जो होता है आपका मोल ऑफ A हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको लिखते हैं हम लोग x से। कैसे लिखते हैं हम लोग? x से। और x1 प्लस x2 जो भी निकलता है आपका वो 1 के बराबर हो जाता है। क्या होता है? 1 के बराबर होता है। सब पढ़िएगा सॉल्यूशन चैप्टर में, फिलहाल दिमाग मत लगे, सिंपली समझिए क्या कि मोल फ्रैक्शन क्या है, कि रेशियो अगर निकालना चाहे कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना मोल ऑफ सॉल्यूशन में, उसको निकालने के लिए क्या तरीका है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। थर्ड टर्म आता है आपका मोलरिटी, ठीक है ना। मोलरिटी क्या करता है कि इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड डिफाइंड एज number of mole of solute present in 1 liter of solution. Number of mole of solute present in 1 mole volume of 1 liter solution is called molarity, ठीक है ना। इसमें लोग molarity निकालते हैं। एंड द लास्ट टर्म दैट इज मोलालिटी। क्या होता है? लास्ट टर्म क्या है? मोलालिटी। वो क्या देखिएगा, मोलालिटी क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। वो क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम। ये क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg।
उसको लिखते थे हम लोग कैपिटल एम से, वो क्या था मोलारिटी, ये क्या है मोलालिटी, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आपका क्या होता है, ये आपका नंबर ऑफ आपका मोलारिटी होता है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर जो है यहाँ पे एंड होता है। फिलहाल हम लोगों ने सारा जो टॉपिक जो था उसको खत्म कर रखा है, ठीक है। टॉपिक क्या क्या था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, साइंटिफिक नोटेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, आपका सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशन, लॉज पाँचों, डेमोक्रेटिक आपका डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल मास, ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक मास हो गया, फॉर्मूला मास हो गया, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, स्टिकोमेट्री, बैलेंसिंग, लिमिटिंग रिएजेंट, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी हमने सब कुछ को निपटा दिया विद इन 1 घंटा एंड 7 मिनट, ठीक है ना, 1 आवर एंड 7 मिनट में हमने इसको पूरा के पूरा निपटा दिया। सो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार प्लीज़ 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 एक बार और देखिए, उम्मीद कीजिएगा कि इस बार समझ में आ जाएगा। मुझे भी उम्मीद है समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम लोग सेकंड सीरीज में, जो कि आपका आएगा सॉल्यूशन में। एक 11th का टॉपिक लेंगे, एक 12th का टॉपिक लेंगे, साथ में कमेंट करके चलेंगे। जो टॉपिक मैं वहाँ पे पढ़ाते चलूँगा अपने अपने चैनल पे, और जहाँ पे गूगल मीट पे क्लास हो रही है एंट्रेंस के, वहाँ पे जो पढ़ा रहूँगा उसका सारा का सारा वीडियो जिस पे अपलोडेड रहेगा, ठीक है ना। जो जिस टाइप का मैं वहाँ पढ़ाऊँगा, वहाँ पे क्या होता है अपने नोट से पढ़ाता हूँ, यहाँ पे क्या पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। कुछ तो पैसा दिए तो उनको कुछ तो अच्छा मिलना चाहिए ना दोस्त, ठीक है ना, और सब कुछ को तो फ्री नहीं किया सकता है ना, ठीक है ना। कोर्स के बारे में डिटेल जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं 7488654738। उसमें आपको पूरा के पूरा तैयारी करवा जाएगा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। सब कुछ जो भी आपका एंट्रेंस के लिए होता है, जीके, जीएस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सब कुछ का तैयारी करवा जाएगा विद इन अब मिनिमम प्राइस में, ठीक है ना। प्राइस रिवील नहीं किया जाएगा, अब जब मैसेज कीजिएगा तो आपको प्राइस बताया जाएगा। अच्छा लगे तो लीजिएगा, नहीं तो इट डिपेंड अपॉन यू। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है जो कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ा है, बाइबल से पढ़ा है, केमिस्ट्री का बाइबल से पढ़ा है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।